नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज की वीडियो में प्रस्तुत है संध्या के बाद कविता का भाग 5 अर्थात कंप कंप उठते लौ के संग, पंक्ति से लेकर आओ असफल जीवन का उत्पीड़न। आइए सर्वप्रथम व्याख्या शुरू करते हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया है। सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद कविता से ये पंक्तियां उद्धृत की गई हैं। इनके माध्यम से कवि ने प्रगतिशील चेतना और यथार्थवादी दृष्टिकोण का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। व्याख्या: कंप कंप उठते लौ के संग, कातर और क्रंदन मूक निराशा। प्रस्तुत पंक्ति में कातर शब्द का अर्थ है व्याकुल, मूक का अर्थ है मौन। कवि कहते हैं कि कंप कंप उठते लौ के संग अर्थात सर्दी की रातों में दीपक की मध्यम लौ के साथ कंप कंपी हो रही है। जो दुकानदार हैं वो अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। उनके हृदय की चीख निकल रही है और उनके हृदय के अंदर की मौन निराशा भी प्रकट हो रही है, क्योंकि वे कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं। क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा। क्षीण का अर्थ हुआ मंद, गोपन का अर्थ हुआ छुपे हुए। तो क्षीण ज्योति ने कि उस दीपक की जो टीन की डिबरी थी, उसकी जो मंद रोशनी थी, उस रोशनी से दुकानदार को लगा कि उसे चुपके से उनका जो गोपन हृदय है अर्थात छुपा हुआ मन है, उसको भी एक परिभाषा प्रदान करती है कि तुम्हें जो है तुम्हारा ये जीवन अच्छा जीवन नहीं है। लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। खपरे शब्द का अर्थ हुआ छत बनाने के लिए पकाई गई मिट्टी। लीन हो गई क्षण में बस्ती। अब जो है संध्या खत्म हो गई और धीरे धीरे रात्रि का अंधकार बढ़ गया, इसलिए मिट्टी के खपरे अर्थात छत बनाने के लिए जो पकाई हुई मिट्टी तथा सभी घर आंगन धीरे धीरे उस अंधकार में अदृश्य हो गए। भूल गए लाला अपनी सुधी और लाला को हल्की सी नींद आनी शुरू हो गई, इसलिए वे अपनी सुधी का अर्थ हुआ होश, अस्तित्व, वो अपनी सुधी को खो बैठे। भूल गया सब ब्याज मूलधन और नींद की झपकी आने की वजह से उनके द्वारा लगाया जाने वाला ब्याज तथा मूलधन का हिसाब, वो सब कुछ पल भर में ही भूल गया। सकुची सी परचून किराने की ढेरी। सकुची का अर्थ हुआ छोटी सी, कि वो उस लाला के पास छोटी सी थोड़ा थोड़ा करके बेचने वाली किराने की ढेरी मौजूद है, लग रही ही तुच्छतर। तो उस लाला को वह और भी घटिया लग रही है। तुच्छतर का अर्थ हुआ अत्यंत घटिया। इस नीरव प्रदोष में आकुल। नीरव का अर्थ हुआ शांत, प्रदोष का अर्थ हुआ संध्या, आकुल का अर्थ हुआ बेचैन। कि इस नीरव अर्थात जो शांत संध्या है, इसमें वह लाला अपनी बुद्धि से अत्यंत बेचैन हो रहा है। उमड़ रहा अंतर जग बाहर। उसे लग रहा है कि उसके भीतर का जो जगत है वह उसकी चिंता की वजह से, व्याकुलता और बेचैनी की वजह से बाहर उमड़ता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। अनुभव करता लाला का मन। लाला का मन अब अनुभव करने लगा है कि छोटी हस्ती का सस्तापन। हस्ती का अर्थ हुआ पहचान, कि उस लाला की छोटी सी पहचान है, क्योंकि थोड़े से लोग इस बस्ती में रहते हैं और इसलिए यहाँ उसकी हस्ती बड़ी नहीं है, अर्थात वो बिल्कुल सस्ते स्तर का दुकानदार है।
जाग उठा उसमें मानव, तब जो है उसमें सच्ची मानवता की भावना जाग उठी और असफल जीवन का उत्पीड़न, और वह अपना असफल जीवन जीने के लिए ही इस संसार में पैदा हुआ, ऐसा सोचते हुए वह अपने आप को अत्यंत पीड़ित तथा दर्द से व्याकुल महसूस करने लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में प्रस्तुत है संध्या के बाद कविता का भाग 6, अर्थात दैन्य दुख अपमान गलानी पंक्ति से लेकर घोर विवशता का निज कारण। आइए सप्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया है। सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद शीर्षक कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। इनके माध्यम से कवि ने गाँव की संध्या का भावपूर्ण चित्रण करते हुए गाँव के बनिए की मनोदशा का मनोहारी चित्रण किया है। व्याख्या। दैन्य दुख अपमान गलानी, चिर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। तो आइए सबसे पहले कठिन शब्दों को जानते हैं। दैन्य का अर्थ है दीनता, अपमान का अर्थ है तिरस्कार निरादर, गलानी का अर्थ है मानसिक पीड़ा, क्षुधित का अर्थ है भूखा, पिपासा का अर्थ है प्यासा, मृत अभिलाषा का अर्थ है मरी हुई इच्छा। तो कवि बरपंत प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि उस दुकानदार की जो लाला बन करके बैठा हुआ है, संध्या होने पर वह अपनी दीनता, अपनी पीड़ा, अपने तिरस्कार होने की स्थिति तथा मानसिक पीड़ा से गुजरता हुआ सोचता है कि चिर क्षुधित पिपासा कि उसकी लंबे समय से लगी हुई भूख तथा लंबे समय तक व्याप्त रहने वाली प्यास, मृत अभिलाषा मरी हुई इच्छाओं के समान उसे घेरे हुए हैं। बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। क्लांति का अर्थ है थकान, परिभाषा का अर्थ हुआ पहचान। तो बिना आय की क्लांति बन रही, वह लाला सोचता है कि उसकी आय तो हो नहीं रही, उस छोटी सी दुकान की वजह से वो जो कुछ भी बेचता है तो वह उसके लिए एक थकान की वजह बनती जा रही है। उसकी वजह से उसके जीवन की पहचान एक मरी हुई अभिलाषा के समान हो गई है। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता, कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। कठिन शब्दों के अर्थ। सदृश्य का अर्थ है के समान, स्पर्धा का अर्थ है मुकाबला। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार दुकान के अंदर अनाज की ढेरी बिल्कुल जड़ अर्थात बिल्कुल ठोस विद्यमान रहती है, ठीक वैसे ही उस जड़ अनाज के सामने वह दुकानदार भी अपनी गद्दी पर बैठा दिन भर अपने आप को उस जड़ अनाज के समान ही महसूस करने लगता है, क्योंकि वह बात बात पर उस दुकान की अपनी वस्तु को बेचने के लिए झूठ बोलता है और कौड़ी कौड़ी अर्थात थोड़ा थोड़ा सा बेचने के लिए उसे बार बार अपने जीवन के साथ मुकाबला करना पड़ता है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है। कुटुंब का अर्थ हुआ परिवार। रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, स्वच्छ का अर्थ हुआ साफ सुथरा, सुघर का अर्थ हुआ अच्छा घर, बसा हुआ घर, परिजन का अर्थ हुआ उसके परिवार के सदस्य। तो कवि कहते हैं कि भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना पा रहा वो पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन। कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। कुटुंब का अर्थ हुआ परिवार, सुघर का अर्थ हुआ बसा हुआ घर, स्वच्छ का अर्थ हुआ साफ सुथरा। तो कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि वह लाला बार बार अपने पर प्रश्नवाचक लगाता है
कि क्या ऐसा करने के उपरांत भी वह अपने परिवार को पाल पाता है, अर्थात नहीं। क्या वे अपने साफ सुथरे और अच्छी तरह से बसे हुए घर के अंदर रह पाते हैं, अर्थात नहीं। बना पा रहा वो पक्का घर, क्या वो पक्का घर बना पा रहा है, अर्थात नहीं। मन में सुख है, क्या उसके मन में सुख है, अर्थात वह भी नहीं है। जुटता है धन, और क्या वो अपने लिए धन जुटा पा रहा है, अर्थात कुछ भी नहीं। तो इस तरह के अनेक प्रश्न उस दुकानदार के मन में रात्रि के समय में उठते रहते हैं। खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर विवशता का निज कारण। कठिन शब्दों को अर्थ करते हैं। कथड़ी का अर्थ हुआ गुदड़ी, अर्थात लेवा। ठिठुर का अर्थ हुआ कंप कंपी करना। बनिया का अर्थ हुआ व्यापारी। निज कारण, अपना ही कारण। व्याख्या करते हैं। खिसक गई कंधों से कथड़ी, कि इतना सोच विचार करते हुए जब वह लाला अपने आप को बिल्कुल असफल महसूस करता है, तो ऐसा सोच विचार करते हुए उसके कंधों के ऊपर से जो कथड़ी है, अर्थात उसकी जो गुदड़ी है, वो खिसक जाती है। और सर्दी के दिनों में अब उसका शरीर ठंड के मारे कंप कंपी करने लगता है। ऐसा ही सोचते हुए जो बस्ती का बनिया है, जो बस्ती का व्यापारी है, वह सोचने लगता है कि मैं ही अपनी इन मजबूरियों का कारण हूँ, अर्थात मेरा जीवन जीना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में प्रस्तुत है संध्या के बाद कविता का भाग 7, अर्थात शहरी बनियों सा वह भी उठ, पंक्ति से लेकर हो समाज अधिकारी धन का। आइए सप्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया है। सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद शीर्षक कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। इनके माध्यम से कवि ने गांव में संध्या के पश्चात कैसा वातावरण होता है, उसका यथार्थपरक एवं भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। व्याख्या। शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। बनियों का अर्थ हुआ व्यापारियों, महाजन का अर्थ हुआ धनवान। व्याख्या पर आते हैं। शहरी बनियों सा वह भी उठ, कवि बरपंत कहते हैं कि उस बस्ती का वह बनिया अपने बारे में चिंतन करता हुआ कहता है कि वह भी शहर के व्यापारियों की तरह उठ करके महाजन अर्थात धनवान व्यक्ति क्यों नहीं बन पाता। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। वह चिंतित होता है ऐसा सोचने के लिए कि उसकी उन्नति के साधन किसने रोक दिए हैं। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की हो कुछ परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। व्यवस्था का अर्थ है प्रणाली, परिवर्तन का अर्थ बदलाव, सकल का अर्थ सारी, वितरण का अर्थ बंटवारा। आइए व्याख्या करते हैं। यह क्या संभव नहीं, वह व्यापारी सोचता है कि क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता कि हमारी जो ये व्यवस्था, हमारी जो ये रीत बनी हुई है इस जगत के लिए, क्या इसमें कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता। कर्म और गुण के समान ही अर्थात जो मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करेंगे या जो मनुष्य जिस प्रकार के गुण से प्रभावित होंगे उनके अनुसार ही उनकी सारी आय और व्यय का बंटवारा नहीं किया जा सकता। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। घरौंदों, घरौंदों का अर्थ हुआ मिट्टी का घर। फूंक दें, डाल दें। व्याख्या करते हैं। घुसे घरौंदों में मिट्टी के
कविवर पंत जी कहते हैं कि इस प्रकार गांव का वह व्यापारी मिट्टी के घर अर्थात कच्चे मकान के अंदर घुसा हुआ बैठा हुआ था और अपनी अपनी सोच रहे जन, और ठीक इसी प्रकार से वो सब लोग अपने अपने बारे में चिंतन कर रहे थे। क्या ऐसा कुछ नहीं, फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। तो व्यापारी सोचता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता जो सब लोगों के अंदर एक सामूहिक जीवन डाल दे। मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करें जीवन का, जन भी मुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। भोग करें का अर्थ है आनंद लें, विमुक्त का अर्थ है पूरी तरह से मुक्त होना, जन शोषण का अर्थ है जनता का शोषण। आइए व्याख्या करते हैं। मिलकर जन निर्माण करे जग, तो वह व्यापारी सोचता है कि क्या सभी लोग इस संसार का निर्माण मिलकर के नहीं कर सकते। मिलकर भोग करें जीवन का, और जो कुछ भी निर्माण करने के उपरांत कमाई हो उसका आनंद भी सब लोग अपने जीवन में मिल करके कर लें। जन भी मुक्त हो जन शोषण से, और ऐसा करने से जो मनुष्य है वह दूसरों के शोषण करने से पूरी तरह से विमुक्त अर्थात स्वतंत्र हो जाएगा, हो समाज अधिकारी धन का। और ऐसा करने से समाज के सभी लोग धन के अधिकारी समानता के साथ होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में प्रस्तुत है संध्या के बाद कविता का भाग 8 अर्थात दरिद्रता पापों की जननी पंक्ति से लेकर गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। आइए सर्वप्रथम व्याख्या शुरू करते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया है। सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद शीर्षक कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। इनके माध्यम से कवि ने संध्या के पश्चात के वातावरण का यथार्थपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है। व्याख्या। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास बसन तन, पशु पर फिर मानव की हो जय। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की, जन का श्रम जन में बंट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। दरिद्रता गरीबी, ताप संताप कष्ट, भय पीड़ा दुख, अधिवास घर, वसन वस्त्र कपड़े, तन शरीर, परिपाटी पद्धति प्रणाली, श्रम मेहनताना। आइए व्याख्या करते हैं। दरिद्रता पापों की जननी। कविवर पंत कहते हैं कि गरीबी के कारण अनेक प्रकार के पाप पनपने लगते हैं। मिटे जनों का पाप ताप भय, इसलिए यदि लोगों के पाप करने की प्रवृत्ति, संताप अर्थात कष्ट तथा पीड़ा, और भय, और जो भय है यदि वो मिट जाएं और सब लोगों के घर सुंदर हो, वसन उनके वस्त्र पहनने के वस्त्र भी सुंदर हो, तन तथा सब लोगों के शरीर भी सुंदर हो, और यदि ऐसा हो जाए पशु पर फिर मानव की हो जाए, तो इस दशा पर मनुष्य में पाई जाने वाली पशु की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी और सच्ची मानवता की जय हो जाएगी। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी। वह लाला सोचता है कि इसके लिए वह व्यक्ति अर्थात दुकानदार ही दोषी नहीं, जग की परिपाटी कि शायद यही संसार की रीत है, इस जगत की यही पद्धति चलती है, दोषी जन के दुख कलेश की। इसलिए जो प्रत्येक व्यक्ति इस समाज का दोषी है, उसी का दुख प्रत्येक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। जन का श्रम जन में बंट जाए, और यदि प्रत्येक मनुष्यों के द्वारा कमाया हुआ धन जन में बंट जाए, लोगों के बीच में बंट जाए,
तो ऐसा करने से प्रजा सुखी हो, देश देश की, पूरे देश की अर्थात विश्व के सभी देशों की जो प्रजा है वो परम आनंद को प्राप्त करने वाली होगी। आगे चलते हैं। टूट गया वह स्वप्न बणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी आध पाव आटा लेने, लो लाला ने फिर डंडी मारी, चीख उठा घुघू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार, निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। आइए कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। वणिक व्यापारी, आध पाव थोड़ा सा, डंडी मारी कम तोला, पट दिए बंद कर दिए, गाढ़ गहरी, अजगर विशाल काय सांप। आइए व्याख्या करते हैं। टूट गया वह स्वप्न बणिक का, कवि बरपंत कहते हैं कि अब तक वह व्यापारी बड़े ऊंचे ऊंचे ख्यालात निकाल रहा था। उसे लग रहा था कि प्रत्येक मनुष्य इस जगत में सुखी तथा संतोषी जीवन किस प्रकार जी सकता है, परंतु जैसे ही आई जब बुढ़िया बेचारी, अर्थात जैसे ही कोई बुढ़िया थोड़ा सा आटा लेने के लिए उस दुकानदार के पास आई तो उस व्यापारी का सपना टूट गया, अर्थात उसके अंदर वही पुराने स्वभाव के अनुसार लालच भाव उत्पन्न हो गया। लाला ने फिर डंडी मारी और उस लाला ने फिर से उस बुढ़िया के लिए आटा कम मात्रा में तोल दिया। चीख उठा घुघू डालों में, और ऐसा देख करके डाली पर बैठा हुआ घुघू नामक पक्षी चीख उठा, अर्थात वह इस अन्याय का प्रतिकार करना चाहता था। लोगों ने पट दिए द्वार, परंतु लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने बाहर देखा कि उस पूरी बस्ती को गहरी तथा अलसाई हुई निद्रा रूपी विशालकाय सांप ने चारों तरफ से घेरे हुए रखा था। संध्या के बाद पूरी कविता की बेहतरीन सप्रसंग व्याख्या के लिए भाग 1 से 8 तक सभी वीडियो को देखें। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।